फ्रेंड्स, बात करती है यूपीपीसीएस की आज के स्ट्रेटेजी के बारे में। आज की स्ट्रेटेजी एक मैं जेनरिक स्ट्रेटेजी बताने जा रही हूँ जो यूपीपीसीएस में के मेंस एग्जामिनेशन में कैसे इसे यूज करना है इन स्ट्रेटेजी को। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चन लिखने हैं 200 वर्ड्स में लिखने हैं या 125 वर्ड्स में लिखने में, ऐसे में आपके पास जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, दो चैलेंजेस होंगे सबसे इम्पोर्टेंट। एक तो आपको सिलेबस का कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है जिसे आपको शायद छोड़ना पड़े। सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो हर साल पूछे जाएंगे, और कुछ उससे कम इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट होंगे जिसको आप एक बार करके कवर करके आगे निकल जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये होगी आपके लिए, चैलेंज ये होगा कि आपको टू द पॉइंट लिखने हैं। जितनी भी चीज़ें लिखनी है बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है और बहुत स्पेसिफिक लिखना है। उसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लिखने की गुंजाइश नहीं होगी, ठीक है। और कुछ चीज़ें इसके लिए मैं कुछ स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रही हूँ जो आपको फॉलो करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ठीक से देखिएगा और इन चीज़ों को कोशिश कीजिएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन को पिक करती हूँ। जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन है, यूज द ओशन फॉर ह्यूमन्स। जो ओशियन है उसके ह्यूमन्स के लिए, मानव जाति के लिए उसका यूज क्या है। आपको क्वेश्चन बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। अगर मान लेट से ये क्वेश्चन 200 वर्ड्स में पूछा जाता है, ठीक है, शायद 200 वर्ड्स में ही पूछा गया है, तो 200 ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन 200 वर्ड में पूछने का आपको एक कोई डेफिनेशन इसमें नहीं देना है। सबसे पहली बात कि आपको ये समझना है कि कौन से क्वेश्चन है जहाँ पे, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो जैसे ये क्वेश्चन आएगा या फिर उसके डायनेमिक पूछे जाएंगे, या तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सबसे पहले उसका डेफिनेशन देना जरूरी है, सबसे पहले, ठीक है। स्पेसिफिक उसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ठीक है, कहीं से ऑथेंटिक लेंगे, ठीक है। और ऑथेंटिक यूएनईपी का डेफिनेशन ले तो बेटर है, ठीक है। ब्रुकलैंड रिपोर्ट की जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छी है। तो ऐसे डेफिनेशन आप पिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो लिखेंगे और उसकी जो भी विशेषताएं हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स है, वो वहीं पे आप नीचे लिखेंगे। और कोशिश करना है इस मेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको हमेशा कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन के आंसर वो आपको पॉइंट्स में देने हैं, ठीक है। उसमें आप बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। पेन अलग अलग, अगर टाइम तो वैसे नहीं मिलता है, पेन अगर यूज़ करना चाहें तो आप वैसे वैसे पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें डेफिनेशन के बाद कोशिश कर, अगर डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है तो उसके बाद आपको कोशिश करना है कि सारे पॉइंट्स में देने हैं, ठीक है। अंडर वर्ड लिमिटेशंस आपको सारी चीज़ें पॉइंट्स में देने। उससे क्या होता है कि तुरंत आपकी इतनी कम जगह मिलता है, इतना कम आपको स्पेस दिया गया है, तो आपकी जो चीज़ आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो तुरंत आपको पता, आप एक्सप्रेस कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। और अगर आप उसको ऐसे उसमें पैराग्राफ में देते हैं तो इसके लिए ये ठीक नहीं है। तो इसलिए हमेशा इसमें कोशिश होनी चाहिए। और डायग्राम की भी, जहाँ छोटी सी डायग्राम देंगे जहाँ गुंजाइश हो, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एग्जामिनेशन में डेटा को आप दें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है, डेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप डेटा देंगे, एक छोटे से डेटा में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर उस डेटा का एनालिसिस करने आप जाते हैं तो बहुत लंबा एनालिसिस हो जाता है, जो कि एक बहुत छोटे एक लाइन में बहुत सारे डेटा आ जाते हैं। तो आप डेटा को ज़रूर देंगे, जहाँ भी है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, किसी रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है उस रिपोर्ट को देंगे, डेटाज को देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लेते हैं कि ओशन जो है वो ह्यूमन काइंड के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे यूजफुल है। तो देखिए, इस एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको करना है, स्ट्रेटेजी जो है, वो है कि आपको आपके जो डायनेमिक्स होने चाहिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मल्टी लेवल के डायनेमिक्स होना चाहिए, क्योंकि एक दो पॉइंट को आप पकड़ के कभी भी इसको एलिब्रेट करना भी नहीं है, और करेंगे अगर तो आपके मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने डायनेमिक्स हैं, कितने किसी चीज़ के जितने डायमेंशंस अगर होते हैं, कोई भी आंसर है उसके सारे डायमेंशन को अभी से आप पढ़ते जाएंगे तो आपको दिखते जाएंगे एक एक दो दो पॉइंट्स में वो कवर। जैसे अगर है तो सबसे पहले हम देखेंगे ओशन क्या है, नेविगेशन सबसे पहले हम देखते हैं,
ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है सबसे पहले। बहुत सारी चीज़ें ऐसे जाते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के हैं, फिशरीज के हैं, ब्लू इकोनॉमी के हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। आपको वो नेचुरल गैस है, ठीक है, पेट्रोलियम का सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स तो यही है। उसके बाद आप देखते हैं सी फूड के जितने हैं, स्पिरुलिना है, फिश है, सारी चीज़ें रिसर्च डेवलपमेंट का काम होता है। आपको कोरल रीफ है। उसके बाद आप देखेंगे कि मरीन इकोनॉमी है, उसमें ब्लू इकोनॉमी टूरिज्म का माध्यम है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन टूरिज्म है, ठीक है। और बहुत सारी सबसे बड़ी बात है, अगर हम इसको सारे इसके उसमें तोड़ देंगे, सेक्टर में तोड़ेंगे। जैसे अगर आपने देखा है कि क्लाइमेट के, अगर इन्वायरमेंट के अगर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो ये एक कार्बन सिंक का काम करता है ओशन, सबसे इम्पोर्टेंट। और ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस है उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो ये सारे सारे डायनेमिक्स आपको इकोनॉमी के देखिए, किसी भी क्वेश्चन को लिखते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके सारे डायनेमिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे उसके पर्सपेक्टिव जो होते हैं ना, 4-5 पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो किसी चीज़ के देखेंगे कि हम उसका सोशल पर्सपेक्टिव क्या है, उसका सोशल इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद पॉलिटिकल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से वो चीज़ कितना यूजफुल है, कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आज के डेट में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है हमारे सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी। तो इन सारी चीज़ों, पांचों चीज़ों को अगर रखते हैं किसी भी आंसर में, इन चीज़ों को अंतर्गत सारी अगर अंडरलाइन करके लिखते हैं, तो वो आपका क्वेश्चन जो आंसर होगा वो कंप्लीट होगा। और अगर किसी भी एक डायनेमिक को छोड़ते हैं आप, डायमेंशन को छोड़ते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट, आंसर कंप्लीट नहीं है। तो सारी चीज़ों पे आपको, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके रिगार्डिंग कुछ डेटा होना चाहिए आपके पास, जो भी आप आंसर लिख रहे हैं हमेशा। क्योंकि डेटा जो होता है ना, वो आपकी छोटी, अगर एक लाइन में या 2 वर्ड 3 वर्ड कुछ वर्ड्स में लिख रहे हैं, डेटा उसको कंप्लीट कर देता है। और उसके बाद देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मान लीजिए लेट से 200 वर्ड्स के ये आंसर लिखना है, तो आपने डेफिनेशन अगर पूछा तो डेफिनेशन लिख दिया। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कीवर्ड्स। आप अगर ज्योग्राफी से लिख रहे हैं, ज्योग्राफी के सेक्शन का क्वेश्चन आपने पिक किया है, तो ज्योग्राफी में आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स मुझे यूज करने हैं। अगर साइंस के साथ देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से कीवर्ड्स लेने हैं। इकोनॉमी से देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। सारे कीवर्ड्स का कलेक्शन एक बार आप गूगल करेंगे, वैसे भी आप एनसीईआरटी की बुक्स में देखेंगे तो पीछे बहुत सारे कीवर्ड्स दिए होते हैं, स्पेशली इकोनॉमी में दिया होता है। इंडियन इकोनॉमी की अगर देखते हैं तो उसमें दिया होता है। तो उन चीज़ों को टू द पॉइंट, वो चीज़ आपको याद होना चाहिए। कीवर्ड्स को यहाँ छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो आपको बहुत कम टाइम में और बहुत कम वर्ड्स में आपकी जो आंसर है, आप जो कहना चाहते हैं, उसको पूरा वो कंप्लीट कर देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा कीवर्ड्स पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर देखते हैं, फिर इसमें से जितनी है ओशन से हमें मेडिसिन मिलता है, बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद शिपिंग का काम होता है, मिनरल, सॉल्ट, रॉक मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से, बायोफ्यूल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलती है। बायोडाइवर्सिटी का माध्यम है, कोस्टल प्रोटेक्शन का है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और कि यहीं से। और आप अगर एंशियंट टाइम में देखेंगे, एंशियंट टाइम की मैं बात कर रही हूँ, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो लोथल पोर्ट जो है गुजरात में, वहां से हमारा ट्रेड होता था मिडिल ईस्ट से। तो ये ट्रेड का भी, अभी से नहीं, एंशियंट टाइम से ये ट्रेड का सबसे बड़ा माध्यम रहा है। बाद में हमारे रोडवेज, बाकी सारी एयरवेज, रोडवेज, सारी चीजें शुरू हुई। वो भी आपको अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो आज भी इंटरनेशनल लेवल पे 70% जो होती है वो ट्रेड जो होता है वो सी रूट से होता है। तो ट्रेड का, इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे बड़ा माध्यम है सी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको इकोनॉमिकली दिखाना है, उसको सोशल दिखाना है, जो भी चीज़ें आपके उस डायनेमिक्स में आ सकते हैं सब दिखाना है। दूसरी बात है कि कुछ क्वेश्चन कुछ और लेते हैं, जैसे कि एक बार यूएन के बारे में पूछा गया कि यूएन की शांति बनाए रखने में, वर्ल्ड वाइड शांति बनाए रखने में यूएन की क्या भूमिका है, ठीक है।
तो यूएन की जहां तक अगर हम अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो तुरंत क्वेश्चन आ जाता है, यूएन पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हर जितने भी वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं यूएन पे आज क्वेश्चन मार्क उठाते हैं हमेशा, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की अभी कंडीशन है उसमें यूएन का अगर रोल का है, यूएन कुछ भी कहता है उसे कभी भी इसराइल मानने को तैयार है। अभी अभी भी अगर कुछ मेडिकल एड्स भेजे जा रहे हैं गाजा में, वो भी नहीं पहुंच पाता है, तो यूएन वहां भी फेलियर हो जाता है। सूडान की स्थिति देखें वहां भी फेलियर हो जाता है। रसिया अगर यूक्रेन की वॉर की देखे वहां भी नहीं है। अफगानिस्तान में देखे वहां भी नहीं है। टेररिज्म का जो देखने अगर रोकने के कॉन्टेक्स्ट में देखा वहां भी यूएन का नहीं हो रहा है, यूएन वहां भी फेलियर है। साइबर अटैक्स है, यूएन वहां भी फेलियर है। तो कहने का मतलब कभी कभी आपसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में यूएन जो कि वर्ल्ड का टॉप ऑर्गेनाइजेशन है उसको बनाए रखने के उसके एग्जिस्टेंस का फिर महत्व क्या है? लेकिन महत्व है, एकमात्र वो ऐसा संस्थान इंस्टीट्यूशन है जहां वर्ल्ड के टॉप लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी बातों को रखने का। अगर हम 90s के दशक में जाते हैं तो यूएन ने पीस कीपिंग फोर्स की स्थापना की थी, शायद उससे पहले ही हो गई थी। उसमें इंडिया का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था, आपने देखा होगा। सबसे ज्यादा सोल्जर्स वहां इंडिया से गए थे। सूडान था, कॉन्गो स्पेशली कॉन्गो में, ठीक है। तो वहां पे काफी पीस एस्टेब्लिश कर लिया गया, बहुत सारी। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यूएन कंप्लीटली फेलियर है, कंप्लीटली फेल हो चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है। बहुत आपको अगर उसमें देखेंगे डिसआर्मामेंट में अगर देखते हैं, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में देखते हैं तो यूएन की अच्छी भूमिका रही है। तो इसलिए दोनों पक्षों को बिल्कुल प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से देखते हुए ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है। डिप्लोमेटिक आंसर आपका होना चाहिए, बहुत बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं कह सकते, बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए आपका अप्रोच। लेकिन आपको आंसर देना है इसी वे में कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कुछ तो उसका रेलिवेंस है। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एग्जिस्टेंस अभी बना हुआ है, इसका मतलब कि उसका एग्जिस्टेंस है, इस वर्ल्ड में उसका एग्जिस्टेंस है। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, उन चीजों को भी बैलेंस करके दोनों में से बराबर पॉइंट्स लेने हैं कि उसके प्लस पॉइंट्स क्या है, उसके निगेटिव क्या है, प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, कहाँ फेलियर रहा है और कहाँ उसने बहुत अच्छा एफर्ट लगाया है, यूएन ने सक्सेसफुली काम किया है। तो इन दोनों को लेके चलना है ऐसे आंसर में आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा है कि लास्ट ईयर 2024 का है कि 2014 के बाद भारत में गरीबी और भारत में भूख और गरीबी की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि जैसे आपसे रिपोर्ट पूछा जाएगा, एनालिसिस पूछा जाएगा, एनालाइज करने के लिए पूछा जाएगा, आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, डेटाज होना चाहिए। और 2014 कहने का सीधा सा मतलब है कि एनडीए गवर्नमेंट के बनने के बाद की स्थिति क्या है, सिंपल सा मतलब। हालांकि एनएसएस रिपोर्ट जारी करती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो लिखना है कि योजना आयोग को हटा के, ठीक है, अबॉलिश करके और नीति आयोग बनाया गया। तो यहाँ आपको नीति आयोग की भूमिका को छोड़ना नहीं है, ठीक है। नीति आयोग को देखना है, जो रैंकिंग जारी करती है, एसडीजी रैंकिंग, ये सब, क्योंकि एसडीजी रैंकिंग का भी देखिए। फिर ऐसे क्वेश्चन में आपको एसडीजी की जो वो है डेफिनेशन है, 17 गोल्स है, फिर आ गया ये पहला ही है, नो हंगर पहला ही है, एसडीजी का पहला गोल है। तो आप एसडीजी को नहीं छोड़ सकते, इसीलिए मैं कहती हूँ आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएगा, पर्यावरण से जितने क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आएंगे, इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक से यहाँ तक कि क्वेश्चन जो इकोनॉमी से पूछे जाएंगे वहां भी एसडीजी का गोल है, ठीक है। तो जहां भी आप देखेंगे वहां एसडीजी का गोल, वहां एसडीजी को लाना है। और उस जितने नंबर है, गोल है, वो नंबर आपको वहां पे लिखना है एसडीजी गोल में। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, एसडीजी के गोल नंबर इतने में ये मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ऐसे में आपको बहुत डेटा चाहिए,
ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि हाँ अभी रिपोर्ट क्या है, लेटेस्ट आपको एनएसएसओ एससीओ की रिपोर्ट जो है उसकी रिपोर्ट लेटेस्ट क्या है, और जो अगर हंगर की बात करते हैं, ठीक है, उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट में क्या है अभी भारत की स्थिति, क्या पीछे गया है, क्या आगे गया है, क्या कंडीशन है उसकी। तो ऐसे में आपको डेटा बहुत रख के चलना है। आते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेशनल रिलेशन में, भारत और बांग्लादेश के बायलैटरल रिलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें सुझाव का भी दिया गया। तो बायलैटरल रिलेशन में पूछा गया है कि इनके संघर्ष के जो विवाद के मुद्दे हैं, तो जितने, एक तो रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड है, उसके बाद जितने आपको वो माइग्रेंट से रिलेटेड सबसे ज्यादा मुद्दे हैं, ये देखना है हमें। इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं वो हमें देखना है। सार्क के दोनों हैं, वहां भी हमें देखना है कि, तो यहाँ देखने का आपको बहुत एनालाइज करना होगा वाइजली कि ये डिस्प्यूट के मुद्दे, अगर आप इसमें अगर एक मैप ड्रॉ करते हैं, तिस्ता रिवर का जैसे मुद्दा है, इंडस रिवर का है, जो जो मुद्दे हैं आप वहाँ मुद्दा दिखाएंगे। और पॉलिटिकल अभी जो क्राइसिस है बांग्लादेश में, उसमें इंडिया को वो कहाँ तक जिम्मेदार मानता है और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक मानता है, ठीक है। और उसको उसको करने में, जैसा कि जानते हैं कि बांग्लादेश को बनाने में भारत की भूमिका रही है, लेकिन अभी उसको ट्रैक पे लाने की भारत की भूमिका क्या हो सकती है। भारत एक मीडिएटर की तरह कैसे अपना उसमें कंट्रीब्यूट अपने आप को कर सकता है, और कैसे उसमें वो ये अपने, जैसे कि लार्जेस्ट हमारी डेमोक्रेसी है, तो भारत का योगदान उसके वहां के डेमोक्रेसी के स्टेब्लिशमेंट में कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को ये बहुत वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है जिसमें इंडिया के स्टैंड को पूछा गया है, इजराइल पैलेस्टाइन के संघर्ष के जो क्या परिणाम पूछा गया है। कारण सबको पता है, परिणाम क्या है, परिणाम बहुत सारे कंसिक्वेंसेज हैं, उनको आपको लिखना है। उसमें इंडिया का स्टैंड पूछा गया। इंडिया ने, आपको पता है, जब बहुत शुरू में, स्टार्टिंग में ही इंडिया ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी थी, ठीक है। तो इंडिया ने तो पहले उसे देश मान चुका है इंडिया। तो इंडिया, और जहाँ पे चूंकि अभी के टाइम पे अगर हम देखें फिलहाल 15-20 सालों में, तो हमारे इजराइल से काफ़ी अच्छे संबंध है, बायलैटरल रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, वो भी स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर, ठीक है। डिफेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर के टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। तो इंडिया की अभी जो बहुत डायलेमा की स्थिति है, इंडिया एक जगह कहीं भी स्टैंड नहीं ले पाता है। जहां पे यूएन में उनके वोटिंग होती है, इंडिया जनरली वो एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया अभी पैलेस्टाइन को भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि मान्यता दे चुका है, और सही भी है वो अपनी जगह पे। क्योंकि हम अगर 2 दशक से पहले के देखते हैं, तो हमारा फिलिस्तीन के साथ बहुत अच्छे इंटरनेशनल जो रिलेशन रहे, बहुत अच्छे रहे, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट में एक बैलेंस के लिए इंडिया का ये स्टैंड लेना कभी कभी न्यूट्रलाइज होना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ बिल्कुल इंडिया न्यूट्रल रहता है, जहां भी वोटिंग होता है वो अपने आप को साइड कर लेता है। तो ये भी आपको स्टैंड बताना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको बता। उसके बाद ऐसे कुछ क्वेश्चन, अच्छा कुछ क्वेश्चन अब मैं बताने वाली हूँ कि मैंने शुरू में ही बोला कि आप ऐसे ऐसे जो भी इस टाइप के एग्जामिनेशन जहाँ शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं शॉर्ट टाइप के, वहां पे आप कोई भी सेक्शन इग्नोर ज्यादा नहीं करेंगे, सारे सेक्शन को पूरा आपको तैयार करना है। सिलेबस का पूरा, कहते हैं ना, A to Z तक पूरा कोना तैयार करना है। लेकिन जरूरी है कि कुछ ऐसे आपको, मैं एक दिन, अब मैं कल से रोज एक पेपर या कुछ टॉपिक को हर पेपर से नहीं, फर्स्ट पेपर पहले लूंगी और वहां से कुछ टॉपिक आपको निकालूंगी। उसके बाद आपको बताऊंगी कि हाँ यहाँ से कैसे आंसर को लिखना है, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लूंगी और आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है आपको कि जब भी आप कोशिश करें कि अभी से आंसर राइटिंग करें, ठीक है। अभी 300 भी वर्ड्स में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, अभी करें और बहुत फोकस्ड करें, और ऑथेंटिक सोर्स के जितने डेफिनेशन और डेटाज हैं, ठीक है, वो आप बिल्कुल उससे वो डेटाज निकालें, ठीक है। उसको कोशिश करें कि वो आप उसकी प्रिंट आउट निकलवा लें और उस पर लिख दें उस टॉपिक को, ठीक है, वो कर दें। और स्पेशली मैं इकोनॉमी के लिए, ज्योग्राफी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए
मैं कुछ आपको मटेरियल तो प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताते चलूंगी। हर दिन कुछ मैं डिस्कस करूंगी, क्वेश्चन को पिक करूंगी, डिस्कस करूंगी और आपको बताते चलूंगी कि इसका आंसर आपको कैसे फॉर्मेटिंग करनी है। और बहुत ज़्यादा इंटरनेट के मटेरियल में आपको नहीं घुसना है, बहुत ईजी है, ठीक है। और आपने एक और पैटर्न देखा होगा कि वर्ल्ड जो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन उसमें हमेशा स्टेटमेंट वाला होता है। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कभी कभी इजी भी होते हैं, कभी कभी आपको उसमें बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है। नेपोलियन से रिलेटेड जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता होना चाहिए कि नेपोलियन का जो रोल था और वो कहाँ से स्टार्ट होता है, किन कारणों से उनका रोल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के साथ मैं रोज आऊंगी, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।